हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये इंट्रोडक्शन है 6.1 की, मैं ये कहूंगा कि ये इंट्रोडक्शन है पूरी ज्योमेट्री की जो हम करने जा रहे हैं और जो हम 6th, 7th, 8th में करके आए हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि 6th, 7th, 8th में जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी है उसको एक बार रिव्यू करना और रिविजिट करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारी बात बनेगी नहीं और बच्चे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं या उन्हें प्रॉपरली याद नहीं होते या वॉट एवर रीज़न। ठीक है, सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉज कर करके उसके आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया तो आपके लिए पूरी अगली ज्योमेट्री आने वाली शायद आसान हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th का ज्योमेट्री और बहुत सारा पेपर, ऑलमोस्ट 45 to 50% पेपर तो कम से कम ज्योमेट्री से पूछ ही लिया जाता है। बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं ज्योमेट्री में, तो ये चैप्टर जो है चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स इज द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री। सो आई विल रिक्वेस्ट प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा। नाउ लेट्स गेट गोइंग। चलिए, सबसे पहले जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा वो करवाऊंगा लाइन का, कि एक लाइन क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से, अब बहुत ज्यादा ध्यान से आपने सब कुछ सीखना है। देखिए, एक लाइन, कई बच्चे कहते हैं कि सर एक ऐसे लाइन ऐसे ही होती है, वेरएज लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है लाइन की, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मैं करवाता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है कि लाइन इज ऑलवेज, अ लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है, आप ये देखिए कि मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये हमेशा आपको स्ट्रेट ही दिखेगी। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाइन आपको स्ट्रेट नहीं दिखेगी। दूसरा जो मेरे पास इसका पॉइंट है, अ मिनिमम ऑफ 2 points are required to form or draw a line। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और ये सारे नोट्स आपके बने होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तो आपको मुश्किल होगी। ये क्लास 6 में भी हमने ये कॉन्सेप्ट किया है कि कोई 2 पॉइंट्स हों, उनके बीच में एक लाइन खींची जा सकती है और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है, अ लाइन हैज नो डायमेंशंस अपार्ट फ्रॉम लेंथ। इसे लिख सकते हैं हम, अ लाइन डज नॉट हैव एनी थिकनेस। ठीक है, अच्छा, अब सुनिएगा बात चौथी और मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट, अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड, अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। वो किस तरह से होती है वो मैं आपको भी बता देता हूं। ये एक लाइन है, जब एक लाइन के, और इसकी ज्योमेट्रिकल अपना सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर एक लाइन के ऐसे 2 एरोज हैं, इसका मतलब क्या है कि वो लाइन जो है एक्सटेंडेड, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शन टू इंफिनिटी। ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती है अगर मैं इसे ना रोकूं तो। ठीक है, अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अ लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं लाइन की और जिनसे हमें पूरा समझ में आ जाता है लाइन क्या है। ये बात याद रखिएगा कि जब एरो बने होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका मतलब होता है कि जिस भी डायरेक्शन में एरो बना होगा उसका मतलब है कि वो उस डायरेक्शन में मैं
इनफाइनाइटली उसको एक्सटेंड कर सकता हूं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। नहीं आई है प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीप्ले इट और नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला टॉपिक। अब हमने लाइन तो समझ ली है, अब लाइन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखिए इसमें सारी प्रॉपर्टीज लाइन वाली हैं जो मैंने बताई है। एक ही प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है लाइन की, व्हेन अ लाइन हैज सर्टेन या फिर डिफाइंड लेंथ, then it is called a line segment। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये देखिए मैं एक लाइन बनाने जा रहा हूं, मैंने लाइन बना दी है। ठीक है, आप देखेंगे कि मैंने इसमें एरो भी लगाए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक लाइन है। लेकिन अगर मैं एक लाइन की बात करूं तो लाइन क्या होती है, व्हेन अ लाइन हैज डेफिनेट एंड पॉइंट्स या डेफिनेट लेंथ या सर्टेन लेंथ इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि व्हेन अ लाइन हैज टू एंड पॉइंट्स इट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ऊपर वाली बात है, दो अलग अलग तरीके से करके लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस लाइन जैसे एक लाइन है, ये देखिए मैं इधर भी खींच रहा हूं उसे, इधर भी खींच रहा हूं। मैंने अगर उसमें दो एंड पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं तो ये लाइन सेगमेंट से लाइन हो गई, सॉरी लाइन से लाइन सेगमेंट हो गई है। आई एम सॉरी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको डिनोट कैसे किया जाता है। अगर यहाँ पे एक लाइन है, इसे एरो से डिनोट किया जाता है। मान लीजिए ये एक्स और वाई है, तो एक्स वाई लाइन जो है वो ऐसे डिनोट की जाती है। वेयर एज लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो सिंपल इस तरह से डिनोट की जाती है विद नो एरोस। आई होप आपको समझ आ गई है। एक सर्टेन लाइन है, कोई एरो नहीं है, इसका मतलब किसी तरफ भी एक्सटेंड नहीं हो सकती है। आई होप आई एम टोटली क्लियर हेयर, कोई भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। या मैं आपको एक और चीज बता दूं यहाँ पे, ये तो जो बताया वो ठीक ही है। ठीक है, अगर आप लाइन सेगमेंट को इस दो एरो से नहीं भी डिनोट करना चाहते तो आप सिंपली ये लिख देंगे एक्स वाई, ये भी ठीक है, ये लाइन के लिए है। लेकिन लाइन सेगमेंट जो है वो ये चीज है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इनमें फर्क क्या है। देखिए अगर ये 7 सेंटीमीटर होता तो मैं ए बी, अगर सिंपल ए बी लिखता तो फिर मैं लिख देता 7 सेंटीमीटर। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें क्या फर्क है, क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है और ये भी एक लाइन है। देखिए बच्चों, ये एक लिखने का तरीका होता है। अदरवाइज जब ये इस लाइन को मैंने एक सर्टेन लिमिट में चेंज कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली एक लाइन सेगमेंट बन गई। और कहने का मतलब क्या है कि ऊपर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, हमने अगर उसकी सिंपल लेंथ भी लिख दी है। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, आपको इसमें इतना क्रैम करने वाली कोई बात है नहीं है। ठीक है, जो मैं बताना चाहता था वो यही सारा कुछ है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि अ लाइन विच हैज नो एंड पॉइंट्स, फिर हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट विच हैज 2 एंड पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे अ लाइन विच हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रे। ठीक है, लेट्स स्टडी। ये देखिए अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है रे का। when a line has only one end point
एंड इट कैन बी, इसे अच्छा यहां पे एंड पॉइंट कह लीजिए या आप कह लीजिए इसको स्टार्टिंग पॉइंट। एंड पॉइंट या मैं लिखता हूं यहां पे, और अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड अरे। कहने का मतलब क्या है कि आप ये देखिए, जैसे इसकी मैं परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, सन रेज। सन रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है सन, ये देखिए, ठीक है, और ये रेज निकलती हैं, रेज कहीं पे एंड नहीं होती। सो वन स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। तो यहां से ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि व्हेन अ लाइन हैज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट और एन एंड पॉइंट, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ रे। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा नहीं है। अब चलते हैं हम आगे, चलिए जी चलते हैं अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और वो हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। अब देखिए, जो कैटेगरी होती है लाइंस की वो दो ही होती हैं, आइदर दे आर इंटरसेक्टिंग और दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। देखिए, मैं इंटरसेक्टिंग लाइन जो जिन्होंने आपस में कहीं भी एक दूसरे को काट दिया, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। और दूसरी ये जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और दूसरी क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो आपस में काटेंगी नहीं। इन्हें यह भी कहा जाता है कि व्हेन टू लाइंस हैव कांस्टेंट डिस्टेंस इन बिटवीन देम, दैट दे आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो यहां से हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं, प्लस मैं जो लास्ट ईयर्स में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो भी थोड़े थोड़े बता रहा हूं। सो आई होप कि एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर कोई होगी तो जरूर मुझसे पूछिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है जी। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इफ 3 or more points lie on a line, they are called collinear points, ठीक है, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। याद रखिएगा यहां पे बात हुई है 3 की, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो चाहिए होते हैं एक लाइन बनाने को, एक और पॉइंट अगर उसी लाइन पे आ जाए तो देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू फॉर्म अ लाइन। लाइन बना दी मैंने। अब इस लाइन पे अगर कोई एक और पॉइंट आ जाएगा तो इनको बोला जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। मान लीजिए मैं यहां पे एक पॉइंट बना देता हूं सी, देन मैं ये बोलूंगा कि इसको मैं ए सी बी, ए सी, ए कॉमा सी एंड बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहां पे 2 पॉइंट P और Q भी लिख देता हूं, P और Q दे आर नॉट ऑन अ लाइन, तो हम ये लिख देंगे कि ए सी बी क्यू पी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ए सी बी क्यू एंड पी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर।
कोई इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है ही नहीं है ये करने के लिए। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे इस चैप्टर के, दैट इज एंगल्स। ध्यान दीजिएगा, एंगल्स होते क्या हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, फिर रे होती है। तो ये मैं एक एक लाइन की बात कर रहा हूं। जब दो लाइंस या कोई भी उनका पार्ट, जैसे अभी मैं बताऊंगा, इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या होता है। जैसे अभी मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस बताया, तो दो लाइंस की बात की, यहाँ इंटरसेक्टिंग दो लाइन सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से अब मैं एंगल्स की बात करूंगा। तो एंगल बनते कैसे हैं? when two rays start from a common point, ठीक है, then an angle is formed। ठीक है, इसमें अब बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। कुछ कैटेगरीज एनसीईआरटी में दी हैं, कुछ नहीं दी हैं, लेकिन बात हम सबके बारे में करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ी अच्छी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जब एक एंगल बनता है, ये देखिए, ये एक रे बनी, ये और ये देखिए, एरो का मतलब बढ़ सकती है इस डायरेक्शन में। फिर सेम कॉमन पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, यहां से ये है। एंगल में इसको बोला जाता है आर्म, ठीक है, और ये बोला जाता है आर्म। अब ध्यान से सुनिएगा इसमें जो जो मैं बता रहा हूं। दीज आर कॉल्ड नॉन कॉमन आर्म्स, क्योंकि कॉमन थोड़ी है, नॉन कॉमन आर्म्स है ना। ठीक है, अच्छा, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं उनके बीच में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स बोला जाता है इसे। आई होप कि ये आपको क्लियर है। ठीक है, आर्म है, लेकिन इनको बोला जाता है नॉन कॉमन आर्म्स, मतलब, ठीक है। अच्छा, और ये होता है वर्टेक्स, और इनके बीच में जो हमारे पास डिग्री का जो फर्क होता है उसे बोलते हैं एंगल। ठीक है, कैटेगरीज में बताता हूं, फिर कुछ स्पेशल कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं। पहली कैटेगरी होती है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स का मतलब ही काफी सारे बच्चों को पता होता है। ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। मैं दोनों तरह से आपको बताता हूं, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अब आप ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल जो है मेरे पास x है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, x इज लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। देखिए, मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, इसका मतलब कि एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा वो कितना भी हो सकता है, और 90 डिग्री से छोटा होगा वो कितना भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे राइट एंगल की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी है एंगल्स की, राइट एंगल्स। ठीक है, राइट एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल्स होते हैं व्हेन द एंगल बिटवीन टू नॉन कॉमन आर्म्स इज एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री। मैं आपको एंगल बना के बताता हूं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, ये आर्म है, दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं। इनके बीच में जब ये मेजर पूरा एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, देन वो बन जाता है राइट एंगल। मान लीजिए मैं बोलता हूं इसे x दोबारा से। ठीक है, तो अगर राइट एंगल तक कब बनेगा? व्हेन x इज इक्वल टू 90 डिग्री एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं और करते हैं हम अपना ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है जी, ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होते हैं? जिस तरह से एक्यूट है उसी तरह से ऑब्ट्यूस है।
लेकिन विद अ लिटिल डिफरेंस। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने दो आर्म्स बनाई हैं एक एंगल की। अब ये मुझे दिख रहा है कि ये 90 डिग्री तो है नहीं है, एक्यूट भी नहीं है। तो हमें ये देखना होता है कि मान लीजिए दोबारा से ये एक्स की ही ले रहा हूं मैं बात। इफ एन एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल लाइज बिटवीन और लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, नॉट 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, बड़े ध्यान से हमें समझनी है ये बातें। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि फोर्थ कैटेगरी है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, मैं इसे स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलता हूं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन एंगल। तो स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल्स क्या होते हैं? जब दो नॉन कॉमन आर्म्स आपस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर जाती हैं तो उन्हें बोला जाता है स्ट्रेट लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल। जैसे देखिए, ये मेरे पास वर्टेक्स है, एक आर्म गई इधर और दूसरी आर्म गई इधर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, और एंगल यहां से शुरू हुआ और यहां पे चला गया, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। और इसमें अगर ये x है तो पहला हमने लेस देन 180 किया था ना, व्हेन x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन एंगल। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको कि जो जो मैं बोल रहा हूं उसे सुन के अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। इसमें एक और बात बताता हूं, व्हेन टू रेज आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, व्हेन टू रेज आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर एंड दे फॉर्म अ लाइन। ठीक है, ये देखिए यहां से ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती है ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट तो कोई है नहीं रे का, और यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट तो है नहीं है कोई रे का। तो इसे हम कह सकते हैं कि जब दो रेज एक लाइन बना देती हैं तो उसे भी स्ट्रेट लाइन एंगल ही बोला जाता है। कहां से? वर्टेक्स के पास से। ये देखिए वर्टेक्स के पास से। आई होप दैट्स ओके विद यू। समझ आया आपको? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी करते हैं विच इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? देखिए हमने 0 से 90 डिग्री किया, 90 डिग्री किया, और फिर 90 से 180 डिग्री किया, और 180 डिग्री किया। अब एक कैटेगरी होती है 180 से 360 डिग्री। देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो कैटेगरीज होती हैं उसमें ये कैटेगरी होती है कि व्हेन एन एंगल लाइज बिटवीन इज लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। याद रखेंगे इसमें 270 डिग्री की कोई कैटेगरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि जब या तो एक एंगल, अगर मैं पूरा एंगल ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा 360 डिग्री का एंगल होता है, अभी हम करेंगे कंप्लीट एंगल या नल एंगल जो होते हैं वो करेंगे। अगर मैं 360 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल अराउंड अ पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो अगर एक एक्यूट है, अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा फिर रिफ्लेक्स ही होगा। लेकिन याद रखिएगा ये तभी होगा जब मैं 360 डिग्री की बात कर रहा हूं। अगर मैं 360 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं तब रिफ्लेक्स एंगल पिक्चर में ही नहीं आएगा। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 360 डिग्री के साथ एसोसिएट करता है। मैं आपको बात बताता हूं, रिफ्लेक्स एंगल के ऊपर अभी थोड़ी और डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं दो एंगल्स और होते हैं जिनका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एक होता है कंप्लीट एंगल, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट एंगल। ठीक है, और इसके साथ ही ये कैटेगरी भी हम कर लेते हैं नल एंगल या जीरो एंगल। ठीक है, ये बुक्स में कम दी होती है लेकिन आप समझ लीजिए इसे। जब दो
आर्म्स एक एंगल की एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है, यहां से ये देखिए ऐसे करके आया, अगर तो ये ऐसे करके घूम के आया और यहां पे आया तो ये बन जाता है कंप्लीट एंगल। और अगर ध्यान से देखिएगा, अगर ये शुरू ही नहीं होता, यहां से यहां पे ही रह जाता है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है, तो ये बन जाता है 0 डिग्री एंगल या 0 एंगल। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल के साथ ही एसोसिएट करता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं 45 डिग्री की बात कर रहा हूं और मुझसे किसी ने पूछ लिया कि इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या है, तो मैं बता दूंगा कि रिफ्लेक्स एंगल का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, 360 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। और इसकी मेजरमेंट जो होती है वो हमेशा 180 से 360 डिग्री के बीच में ही होती है। ये बताना मुझे बहुत जरूरी था आपको, ये सारे के ऊपर ये डिस्कशन करनी भी जरूरी थी, लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब चलते हैं हम आगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। चलिए जी, अब मैं करूंगा आपके साथ बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो लिख लेते हैं पहले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मैं आपको इसकी पूरी डेफिनेशन लिख के देता हूं। व्हेन एनी टू एंगल्स, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन एनी टू एंगल्स, ठीक है, when I should write when sum of any two angles is 90 degree, then they are called complementary angles, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे है ऐसे हो तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का है, ये 30 है, ये 60 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने बोला एनी टू, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास एक एंगल है ऐसे, ये है लेट्स से 50 डिग्रीज का, ठीक है, और दूसरा एंगल है मेरे पास ऐसे, लेट्स से ये है 40 डिग्रीज का। अब आप ये देखिए, इसको और इसको मिला के 90 डिग्री बनता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बच्चे कंफ्यूज इस बात में होते हैं कि सर क्या हमें फिगर्स दी होंगी। बच्चों फिगर आपको कुछ नहीं दी होगी, आपको जस्ट ये बताया गया होगा कि ऐसे अगर एक एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 माइनस एक्स है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सम ऑफ एनी टू एंगल्स, मान लीजिए एक एंगल का सम एक्स है, उसका डिग्री मेजर x है और दूसरे का डिग्री मेजर y है। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। एग्जैक्टली 90 होना चाहिए, 90 से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है और कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसकी यूजेज एक डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हाउ डज इट यूज्ड। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए जी, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं हम। सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। बिल्कुल 90 डिग्री की यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह ही है। जब हमें किसी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री मिल जाएगा तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। मान लीजिए एक एंगल हमारे पास x है, लेट्स से ये 120 डिग्री का है, दूसरा 60 डिग्री का है, तो दोनों को अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू
180 डिग्री। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास दो एंगल्स हैं, एक है 40 डिग्री का और एक है 50 डिग्री का। अगर मैं 40 प्लस 50 करूं तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 90 डिग्री आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं, यहां मैं लिख सकता हूं कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री इज 50 डिग्री। एंड दूसरी तरह से लिखूं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री इज 40 डिग्री। ठीक है, और अगर इसी तरह से मेरे पास दो एंगल्स हैं जिन्हें मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, मान लीजिए 60 डिग्री और 120 डिग्री, आप देखेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इज 120 डिग्री, और अगर एंड द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री इज 60 डिग्री। और अगर आप ये भी बात दूसरी देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर आप दूसरी बात ये देखेंगे कि अगर x प्लस वाई है तो x का जो कॉम्प्लीमेंट है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज y एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y इज x। इसी तरह से द सप्लीमेंट ऑफ x इज y एंड द सप्लीमेंट ऑफ y इज x। सॉरी, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जाके यूज भी होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको इसका। चलिए अब चलते हैं आगे और अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। लेट्स सी। चलिए जी, अब आ गए हैं हम अपने एडजेसेंट एंगल्स के कॉन्सेप्ट पे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं? जैसे नाम से ही आपको क्लियर है कि एडजेसेंट एंगल दो पड़ोसी एंगल। ठीक है, तो यहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के आती हैं। देखिए, ये मेरा एक मेन एंगल है और एडजेसेंट एंगल्स कोई भी दो एंगल्स, ऑब्जर्वेशन मैं आपको अभी बताऊंगा, इसके बीच में एक और एंगल है, तो ये हमारे पास डिफरेंट एंगल्स बन गए। ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको 90 डिग्री अज्यूम नहीं कर सकते। ये ऐसे ऐसे किसी भी तरह से हो सकता था। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे पास? ऑब्जर्वेशंस हैं टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स, two angles are adjacent if, पहला है they have a common vertex। कॉमन वर्टेक्स देखिए AOC का और BOC का। ठीक है, एंगल AOC और एंगल BOC, ये देखिए कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, और वर्टेक्स हमेशा बीच का ही जो लेटर है वो होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? दे शुड हैव अ कॉमन आर्म। ये देखिए OC हमारे पास एक कॉमन आर्म है और OC हमारे पास एक कॉमन आर्म है। ये देखिए आप, मैं यहां से इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता रहा हूं आपको। OC कॉमन आर्म आ गई, इसका मतलब क्या है कि कॉमन आर्म भी है एंड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। ठीक है, अब हम लिख देते हैं तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स on different sides of common arm। ये ध्यान दीजिएगा, उसने डिफरेंट साइड बोला, सेम साइड नहीं बोला। ये देखिए, ये कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म यहां पे, नॉन कॉमन आर्म यहां पे, डिफरेंट साइड्स पे हो गई। तो ये क्या बना रही हैं हमारे पास अभी आके
एक एडजेसेंट एंगल बना रही हैं। ठीक है, अब इसमें हमारी एक और ऑब्जर्वेशन होती है, और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री सी ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स डोंट ओवरलैप। ठीक है, आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू यू। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको एडजेसेंट एंगल्स की अंडरस्टैंडिंग में। अगर आप इन चीजों को प्रॉपरली विजुअलाइज करते हैं, खुद का डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं खुद से कि क्या क्या हो सकता है, कभी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और कुछ और कॉन्सेप्ट्स करते हैं। हेलो जी, नेक्स्ट पेज पे आपका स्वागत है। अगला कॉन्सेप्ट करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एडजेसेंट एंगल्स के बारे में कुछ और एग्जांपल्स दे दूं, सो दैट किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से एंगल आ रहे हैं। लेट्स से मैंने कुछ भी बनाया, दो नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, ये वर्टेक्स है, ये देखिए ये अब यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूं, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और लेट्स से ये D है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एंगल AOC, ठीक है, और एंगल BOD, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? ठीक है, आप ये देखिए कि वर्टेक्स तो सेम है लेकिन इनमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। तो ठीक है, एंगल AOC एंड एंगल BOC नॉट एडजेसेंट एंगल्स। तो आप ये देखिए कि एंगल COD और एंगल BOD, yes they are adjacent angles, एंगल AOC एंड एंगल COD they are adjacent angles, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। आई होप अब आपको इसके बारे में फर्क जो है थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम अपने नए कॉन्सेप्ट की ओर। लेट्स सी। देखिए जी, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और स्ट्रेट एंगल से कैसे डिफरेंट है वो भी मैं बताऊंगा। सो प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए, दो तरह से मैंने इसका मीनिंग लिखा है बट इट कन्वेज द सेम थिंग। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose sum is a straight angle is called a linear pair। पेयर एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है, अगर उसका सम 180 डिग्री हो जाए तो वो लीनियर पेयर है। दूसरी बात है, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। ये मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही है। अगर मान लीजिए एडजेसेंट एंगल्स कुछ इस तरह से हैं, ये देखिए, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं हमें पता चल गया है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम वो कहता है कि 180 डिग्री होता है तो ये लीनियर पेयर है। आप देखिए ना, लीनियर तो लाइन जिसमें हो, ठीक है, वो लीनियर है। अब जो दूसरी डेफिनेशन है जो हमारी ये है, वो ये कहता है कि एडजेसेंट एंगल जो हैं उनकी नॉन कॉमन साइड जो है वो स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए। ये देखिए, ये गया, ये देखिए, है ना। अब ये देखिए, ये नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म में NCA लिख देता हूं, नॉन कॉमन आर्म, और ये जो है CA कॉमन आर्म है। देखिए, नॉन कॉमन आर्म जो है अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है तो वो लीनियर पेयर है। और याद रखेंगे हम, लीनियर पेयर इज ऑलवेज ऑफ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री का होता है। लेकिन अब ये मुद्दा ये है कि जो हमने पहले किया था स्ट्रेट लाइन एंगल्स, तीन चीजें हैं यहां पे। अब देखिए, स्ट्रेट एंगल से लीनियर पेयर कैसे फर्क है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है और मैक्सिमम बच्चों को ये चीज नहीं आती है। स्ट्रेट एंगल, देखिए, लीनियर पेयर में पेयर का मतलब होता है दो। जब हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स आ जाते हैं और उनकी नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बना देती है, उसे तो बोलते हैं हम लीनियर पेयर, क्योंकि पेयर है, पेयर का मतलब दो है। स्ट्रेट एंगल ये है कि जब दो से ज्यादा एंगल मिलके उनका सम मिलके 180 डिग्री बन जाता है तो वो बन जाता है क्या,
स्ट्रेट एंगल मैं आपको बना के बताता हूं। ये देखिए, लेट्स से मेरे पास एक एंगल ये है, दूसरा एंगल मान लीजिए मेरे पास ये है, तीसरा एंगल मान लीजिए मेरे पास ये है। ठीक है, इन तीनों का सम 180 डिग्री है, एक्स वाई और जेड। अब पेयर ही नहीं रहा तो लीनियर पेयर कहां से बन जाएगा? ठीक है, फिर अगर लीनियर पेयर नहीं है तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल्स। आई होप कि ये चीज आपको पूरी तरह से क्लियर है। अगर नहीं क्लियर हुई होगी तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बट आई रियली थिंक इट शुड बी क्लियर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए जी, अब हमारा अगला और बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली सबसे पहले मैं हर एक चीज का मीनिंग समझाऊंगा। वर्टिकली दो तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं। वर्टिकल होता है हमेशा ऐसे, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, जैसे हम बैट पकड़ते हैं तो बैट इज जस्ट लाइक दिस, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसे बैट्समैन ने बैट पकड़ा है तो वो वर्टिकल होता है। ठीक है, और अगर कोई लाइन ऐसे लेटी हुई है तो वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब ओपोजिट क्या है? एक दूसरे के उल्टे एंगल्स, जो एंगल्स हैं। तो हम इस बात को देखते हैं कि जो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं, इन्हें बनाने के लिए वी नीड टू लाइंस कह लीजिए, लाइन सेगमेंट कह लीजिए, वी नीड एनी टू पेयर ऑफ लाइंस। ये देखिए लाइंस के फिर मैं एरो भी बना देता हूं। अब वर्टिकल ये है कि कितने एंगल आपको दिख रहे हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। 4 एंगल्स दिख रहे हैं मेरे को। वर्टिकल कौन से हैं? 1 और 3। सो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, आर वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है? नहीं है जी। इसके बाद अब आप ये देखिए कि अगर एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट हैं, और फिर एंगल 2 और एंगल 4 का क्या? अब आप ये देखिए कि इसको अगर मैं इस तरह से कर दूं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर है, चेंज की जा सकती है, तो आप ये देखिए 2 और 4 ये वर्टिकल हो गए। सो इस जस्ट आपको समझाने के लिए है कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पेयर अगर वर्टिकली ऑपोजिट बनता है तो दूसरा पेयर भी वर्टिकली ऑपोजिट ही होगा। इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। आई होप इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। बड़ी अच्छी बात है, बन गई बात। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में भी कोई परेशानी है मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके ऊपर कोशिश करेंगे और भी डिस्कशन करने की, लेकिन वो तब करेंगे जब टाइम आएगा। अभी के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। लेट्स सी। चलिए भी मित्रों, अब हम करते हैं एक्सियम 6.1। सबसे पहले बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर ये एक्सियम का मतलब क्या होता है। तो पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं कि एक्सियम का मीनिंग क्या है। एक्सियम का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, उसका डिक्शनरी मीनिंग होता है कि अ स्टेटमेंट विच इज एस्टैब्लिश्ड और एक्सेप्टेड एज ट्रू। ठीक है, अ स्टेटमेंट विच इज कंसिडर्ड एज ट्रू। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी माना जाता है, जैसे 2 + 2 4, ये एक एक्सियम है। इसके पीछे अब लॉजिक क्या देंगे? 2 और 2 4 हैं तो हैं। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सियम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सियम मतलब अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू। ठीक है, ये होता है एक्सियम का मतलब। इसका मतलब ये है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन वो सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, सन सेट्स इन द वेस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट,
ये अब इसका कोई आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते, ठीक है तो है। सो ये सारी एक्सियम्स हैं। हाउएवर जो हमारी ज्योमेट्री में जो एक्सियम है हम उसकी बात करते हैं। अब कहता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, मैं आपको इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ा बताता हूं। ये एक लाइन है, कहता है कि कोई भी एक रे है, लीजिए ये एक रे है, ठीक है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है। अगर ये कोई एक रे है, वो कहता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, रे है ये एक लाइन पे स्टैंड कर रही है, ठीक है, तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर ये एंगल मेरे पास x है, ये y है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। अभी हम पढ़ के भी आए हैं। तो लीनियर पेयर क्यों होते हैं? क्योंकि जब दो नॉन कॉमन आर्म से एक लाइन बना देती हैं तो वो लीनियर पेयर बन जाता है। आई होप दैट्स क्वाइट ओके विद यू, और इसको समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। सो ये कंक्लूजन है कि जब एक लाइन पे एक रे आ जाती है तो वो जो दो एंगल्स बनते हैं, जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं। अब हम करते हैं एक्सियम 6.2। लेट मी राइट दैट। अगली हमारे पास एक्सियम है 6.2। वो कहता है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा है कि अगर एक एडजेसेंट एंगल्स और एक एडजेसेंट एंगल ये है, दूसरा एडजेसेंट एंगल ये है, और अगर कहता है इफ, पहले हमने सिंपल बोला था कि x प्लस वाई 180 डिग्री हैं, अब अगर वो बोलता है कि इफ ये a है, ये b है, ये o है और ये c है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री देन AOB इज अ लाइन, ठीक है। उसके कहने का ये मतलब है, उल्टा है। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि एक्सियम 6.1 और 6.2 को अगर हम इकट्ठा कर लें, ठीक है, तो क्या बन जाती है हमारे पास? लीनियर पेयर एक्सियम बनती है, ठीक। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे वही चीज को उल्टा करके बताया गया था, क्योंकि ज्योमेट्री में होता ही ऐसे है। अगर एक रिजल्ट, जैसे मैंने बताया है कि अगर सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो वो एक राइट एंगल है, और अगर एक राइट एंगल है तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम फिर 90 डिग्री होगा। एक ही बात को दो तरीके से कहा जा सकता है, स्टार्टिंग टू एंड और फ्रॉम एंड टू स्टार्ट। तो ये है हमारे पास सारा का सारा कॉन्सेप्ट, और अब जो हम थियोरम्स वगैरह करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, दैट विल बी इन दी नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग वीडियो, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, और जितना हो सके मेहनत कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you so much for watching the video so patiently. Have a beautiful day ahead. Bye bye.